जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की 3 देशों की यात्राओं के बारे में। आज दुनिया ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां हर दिन कोई ना कोई नया संकट सामने दिखाई दे रहा है। जैसे वेस्ट एशिया में युद्ध की आहट बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे तनाव बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स आप जानते हैं कि दबाव में है, ऑयल मार्केट बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। कहाँ की? इंडोनेशिया की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमेटिक टूर था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग छिपी हुई है? क्या भारत पहले से आने वाले ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनकी अभी से तैयारी उसने शुरू कर दी है? और क्या यही वजह है कि दुनिया आज भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्कुल अलग नजर से देखने लगी है? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में पूरे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों देखिए, उससे पहले हमें कुछ समझना होगा कि पिछले लगभग 11-12 वर्षों में भारत की फॉरेन पॉलिसी आखिर बदली सी क्यों नजर आती है। पहले भारत की विदेश नीति का फोकस मुख्य रूप से डिप्लोमेटिक मीटिंग्स तक सीमित रहता था। आप भी जानते हैं, बैठकें होती थी और संयुक्त बयान जारी होते थे, लेकिन आम नागरिक को यह कम दिखाई देता था कि उन बैठकों में से देश को वास्तविक लाभ कितना मिला, क्या फायदा हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों में यह तस्वीर काफी चेंज हो गई है। दोस्तों, अब भारत केवल बात नहीं करता, भारत रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी पे काम करता है। यानी हर विदेश यात्रा का एक स्पष्ट नेशनल इंटरेस्ट होता है, हर एग्रीमेंट का एक टेंजिबल आउटकम होता है और हर पार्टनरशिप का उद्देश्य भारत के लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं उनको मजबूत करना होता है। और यहां मैं कहता हूं कि भारत की इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है विन विन पार्टनरशिप। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है गेम थ्योरी। इसमें एक मॉडल होता है जीरो सम गेम। मतलब यदि एक देश जीतता है तो दूसरा हारता है। लेकिन भारत ने क्या किया? बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ता चुना। भारत का मानना है कि दोनों देशों का फायदा होना चाहिए। यदि पार्टनरशिप केवल एक पक्ष को लाभ पहुंचाए तो वो, दोस्तों आप भी जानते हैं कि ज्यादा समय तक वो टिक नहीं सकती। इसलिए आज की डेट में भारत जहां भी एग्रीमेंट करता है वो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रख के करता है। और यही कारण है भारत की जो एक विश्वसनीयता है पूरे वर्ल्ड में वो लगातार बढ़ रही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा चेंज यह है कि डिप्लोमेसी को सीधे डेवलपमेंट से जोड़ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज भारत का हर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, हर ट्रेड डील, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी होती है और वो लक्ष्य होता है विकसित भारत 2047। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी आने वाले वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और यही बॉटम लाइन है। इसलिए जितनी भी विदेश यात्राएं जो आजकल होती हैं वो केवल एक सिंबॉलिक नहीं होती हैं, वो भारत की आर्थिक, टेक्निकल, एनर्जी, डिफेंस और सप्लाई चेन सिक्योरिटी से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं। आप दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब दो देशों के बीच में विश्वास बढ़ता है ना तो उसका असर केवल बायलैटरल रिलेशन तक सीमित नहीं रहता, उसका फायदा मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी मिलता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, SCO और जो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs होते हैं। आज आप देखिए, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन एनर्जी हो, काउंटर टेररिज्म हो, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो या पॉवर्टी रिडक्शन हो, इन सभी ग्लोबल इश्यूज पे भारत की आवाज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है और यह चीज आप भी देख रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं प्रधानमंत्री की हाईली यात्रा पे। पहली नजर में यह सिर्फ 3 देशों की एक यात्रा लगती है, एक दौरा लगता है 6 दिन का। लेकिन अगर आप उसको एक स्ट्रेटेजिक मैप में देखें तो तस्वीर आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यह पूरी यात्रा इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे महत्वपूर्ण देशों पे केंद्रित थी और इसका सीधा सीधा संबंध चाइना की वर्षों पुरानी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उससे भी जोड़ा जा रहा है। आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पहले की वीडियो में जाके देखिए, आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना
लंबे समय से इंडियन ओशन के आसपास अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है कि धीरे धीरे अपनी एक अलग स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। और कई विशेषज्ञ इसे जानते क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी। इसको इस रूप में भी देखा जाता है, किससे? नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी। यानी इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में ऐसे बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तैयार करना जो पूरे मैरीटाइम रीजन को ज्यादा सेफ और ज्यादा संतुलित बना सकें। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की। यह यात्रा कई कारणों से बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले इंडोनेशिया ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम सिस्टम को खुली तौर से सराहना की और कहा कि हमको यह सिस्टम चाहिए। यह केवल एक टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं थी दोस्तों, यह भारत के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर बढ़ते हुए जो ग्लोबल ट्रस्ट है, यह उसका भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। क्योंकि इंडोनेशिया आज वर्ल्ड की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाइज कंट्री है और वहां पे भी वो कहते हैं कि हम ईवीएम सिस्टम से इलेक्शन कराएंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आपको पता है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। अच्छा, इसमें सिर्फ खरीदना ही नहीं है बल्कि फ्यूचर में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पे भी इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगी। और अभी वो कहते हैं 300 मिलियन की हमसे परचेज करेंगे और ये तो 300 मिलियन है, ये 650 मिलियन तक जा सकता है। मतलब मलेशिया के बाद इंडोनेशिया दूसरा मुस्लिम कंट्री होगा जो कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को यूज करेगा। और अल्टीमेटली क्या करेगा कि ये डिफेंस का जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है, जो कि एक मोदी जी का स्वप्न है, उसको और मजबूत करेगा। अच्छा, दूसरा ग्रीन एनर्जी में भी ये जो विजिट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रही। दोनों कंट्रीज ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी आपस में सहयोग करने की सहमति बनाई। आज आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देश इन मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करेगा वही भविष्य की इंडस्ट्रियल रेस में आगे रहेगा। और भारत इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है, जो आप देख रहे हैं। और दूसरा दोस्तों, इंडोनेशिया की जो यात्रा थी, ये इसका एक सांस्कृतिक पहलू भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रधानमंत्री मोदी वहां प्राचीन शिवा टेम्पल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट से भी जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये केवल एक सभ्यता का सम्मान नहीं था बल्कि सिविलाइज्ड डिप्लोमेसी की भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। क्योंकि आपने ये देखा कि भारत अब केवल एक व्यापार नहीं कर रहा है बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से भी वो पूरे वर्ल्ड से अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये तो हो गई इंडोनेशिया की बात। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जो बोला कि मेरा डीएनए इंडिया का है और मैं जब इंडियन सॉन्ग सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं, ये एक तरीके का कनेक्ट किया है मोदी जी ने और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे के साथ और एक दूसरी कंट्रीज के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये जो विजिट थी ये इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट। 2014 से इस एग्रीमेंट पे चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन किसी न किसी कारण, इसका मेन कारण एनसीपी था, वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई है दोनों देशों के बीच में और इसका सीधा जो बेनिफिट मिलेगा वो भारत के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को मिलेगा। यदि भारत को रिलायबल यूरेनियम सप्लाई मिलती है रेगुलर, तो क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और आज के दिन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो केवल 3% होती है क्लीन एनर्जी से, या हम कहें यूरेनियम यूज करके न्यूक्लियर पावर से, उसका परसेंटेज बढ़ेगा। और अच्छा, इसमें जो नॉन प्रोफिटेबल जो ट्रीटी है उसका भी एक भाग है, क्योंकि इंडिया साइनिंग नहीं है उसके अंदर, इंडिया ने साइन एनपीटी पे नहीं किया हुआ है। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ इतना आगे बढ़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक कोऑर्डिनेशन दिखाता है, कॉपरेशन दिखाता है दो कंट्रीज के बीच में। और
एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और वो रहा है प्रोफेशनल मोबिलिटी का, यानी स्किल्ड प्रोफेशनल, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, हाई एंड वर्कफोर्स के लिए नया अवसर मिलेगा। और आप जानते हैं कि आज नॉलेज इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ी पावर बन के आया है, और ह्यूमन कैपिटल में इंडिया, मैं कहता हूं आज कि नंबर 1 है, चाइना से ऊपर जा चुका है। क्योंकि चाइना में, मैं ये नहीं कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उन पे लोगों को विश्वास कम है। पूरे यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, यूएस को विश्वास कम है। तो इसलिए इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल है वो इंडिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है, और इस एरिया में इंडिया अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है दोस्तों। अब जल्दी से चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। यहां सबसे बड़ी उपलब्धि रही दोनों देशों के रिलेशनशिप में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पे ले आना। देखिए, ये केवल एक डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, एक विश्वास है, एक डिफेंस कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और रीजनल कोऑर्डिनेशन है, और साथ साथ में क्रिटिकल मिनरल्स भी है। इनके क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में बड़े इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं। यानी भविष्य में टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के लिए आवश्यक संसाधन अभी से इंडिया सेव कर रहा है। और देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एफटीए, अच्छा एक चीज मैं एफटीए के बारे में बता दूं, जो कह रहे हैं बहुत जल्दी साइन हो जाएगी, कि एफटीए में इन्होंने जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग रखा हुआ है, जो कि इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को आपको पता है कि वो मिल्क प्रोडक्ट के लिए ही माना जाता है। तो इंडिया ने जो एफटीए कर रहा है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स को अलग रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी जीत मान सकते हैं उसमें इंडिया की। अगर आप अब ये हम समाप्त करें, मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बताया तीनों यात्राओं के बारे में। अगर इन तीनों यात्राओं को आप एक साथ देखें तो ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, यानी ये केवल विदेश यात्राएं नहीं थी, ये भारत में आने वाली कई जो दशक हैं उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो भी इसमें दिखाई देती है। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश भी है इसमें, कि भारत अब केवल जितनी भी ग्लोबल इंसिडेंट होते हैं उनमें केवल अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है कि हाँ हम करेंगे, हमें करना है, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हम पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी की अगली कड़ी हमें वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस है उसमें, स्टेट ऑफ हार्मुज में, और भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी में भी दिखाई देती है। और इस पूरी जो मोदी जी की यात्रा है, हम उसे एक तरीके से वेस्ट एशिया की तरफ से देखना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि इंडोनेशिया में जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जहां से चाइना का 80% जो शिप है वो गुजरते हैं, उस पे भारत का कंट्रोल होगा। किसके थ्रू? इंडोनेशिया के थ्रू। और जो एक पोर्ट पे काम हो रहा है चपटान, उस पोर्ट के थ्रू भी इंडिया एक इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल कर सकता है स्टेट ऑफ मलक्का को। देखो दोस्तों, अक्सर जो जियोपॉलिटिक्स में जो दिखाई देता है ना, असल में जो स्टोरी होती है वो उससे बहुत बहुत बड़ी होती है। आज आप बताइए, आप सोच के बताइए, अपने कमेंट में भी कीजिएगा कि दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? वेस्ट एशिया। यहीं से दुनिया की सब पूरे हिस्से की जो एनर्जी सप्लाई है वो गुजरती है। यहीं से ग्लोबल शिपिंग रूट्स जितने हैं वो यहां से कंट्रोल होते हैं। और यहीं पे मौजूद कौन है? स्टेट ऑफ हार्मुज। सवाल यह है कि आखिर ये स्टेट ऑफ हार्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप भी जानते हैं दोनों, इसके बारे में तो हजारों वीडियो बन चुके हैं। क्योंकि पूरी दुनिया का ऑयल और एलएनजी का सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है वो इसी मार्ग से गुजरता है। लेकिन आज के दिन में हम ये देखते हैं कि ऑयल और एलएनजी ना, फार्मास्यूटिकल्स सॉरी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, हजारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सप्लाई चेन भी इसी रूट पर निर्भर करती है। यानी कि अगर यहां तनाव पड़ता है तो असल में मिडिल ईस्ट तक
वो सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उससे प्रभावित होती है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। कई बार सीज फायर हुआ, कई बार टूटा। डेली ट्रंप कुछ बोलते हैं, ईरान कुछ बोलता है। आज भी 70 जगहों पे बमबारी की ये आपके अमेरिका ने, और 6 कंट्रीज में ईरान ने बमबारी की। तो कई बार हुआ, लेकिन कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा अभी तक। ऐसे एक माहौल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बार बार डिस्कशंस में आना ये बहुत नेचुरल है। और अगर कोई देश इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिश करे या शिपिंग को प्रभावित करे तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। और यही रीज़न है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, कि यही एक कारण है कि दुनिया की ज़्यादातर जो इकोनॉमीज़ हैं वो लगातार प्रॉब्लम में है और ये चिंतित हैं इसके बारे में। लेकिन यहां भारत ने क्या किया, एक अलग रास्ता अपनाया। भारत केवल संकट के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, भारत पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले तक भारत लगभग 27 देशों से ऑयल और गैस इंपोर्ट करता था। आज इनकी संख्या बढ़ के 41 हो गई। यानी भारत ने अपनी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको डाइवर्सिफाई किया। यदि किसी भी रीजन में कोई संकट आता है तो पूरे एनर्जी सिस्टम को उसका प्रभाव कम करने का होगा इंडिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है दोस्तों। और यहां पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, आज भी रशिया भारत का सबसे बड़ा एनर्जी का सप्लायर है। जबकि कई पश्चिमी देशों ने इंडिया पे दबाव डाला कि भैया आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, तब भी भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्राथमिकता दी। भारत ने साफ संदेश दिया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही निर्णय लेंगे। और यही भारत की एक इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक पहचान देती है दोस्तों। आप भी ये बात सोचते होंगे। अच्छा, अब आते हैं, लेकिन केवल ऑयल खरीदना ही कंप्लीट नहीं होता, दैट इज नॉट सफिशिएंट। सवाल यह है कि यदि समुद्री रास्ते अगर कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए तो सामान पहुंचेगा कैसे। और यहीं से भारत की शुरू होती है मैरीटाइम स्ट्रेटेजी। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने एक घोषणा की थी, सागर डॉक्ट्रिन। इसे कहते थे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बाद में इसी सोच को और बड़ा कर दिया गया और इसमें आज ऐड कर दिया गया महासागर डॉक्ट्रिन, इसको बोला जाता है। इसका उद्देश्य केवल जो समुद्री सुरक्षा नहीं है बल्कि मैरीटाइम ट्रेड है, सप्लाई चेन्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और पूरे इंडिया पैसिफिक रीजन को एक, आप ये कहिए, हेल्प करना और उसको और पावरफुल बनाना है। यानी भारत आज के दिन में केवल अपनी सिक्योरिटी की बात नहीं करता, पूरे रीजन की कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। अब यहां पे आप सेशेल्स का महत्व समझिए। बहुत लोग को लगता है यार ये छोटा सा आइलैंड नेशन है, वहां पे क्यों गए मोदी, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में इसकी जो लोकेशन है वो भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी रीजन से भारत वहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, कॉपरेशन और मैरीटाइम पार्टनरशिप को शेल्स के साथ बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब वापस आते हैं इंडोनेशिया पे। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वेस्ट की तरफ जो चोक पॉइंट है वो बंद हो जाता है तो क्या होगा, स्टेट ऑफ मलक्का दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में इसी गिनती होती है। जो आपके जहाज होते हैं वो ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन के जो बीच में आते जाते हैं उनमें ज़्यादातर संख्या जो होती है वो इसी जो रूट है उसका उपयोग करती है। यानी यदि भविष्य में यहां भी कोई संकट पैदा होता है तो ग्लोबल ट्रेड पे इसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा। यहीं पे दोस्तों अब मेरी बात सुनिए, भारत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग सामने आती है। इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का महत्व एकदम से बढ़ जाता है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये पोर्ट जो है वो भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत इस पोर्ट के डेवलपमेंट में अपनी पूरी सपोर्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी सभी एरियाज में पार्टनरशिप बढ़ाई जा रही है इंडोनेशिया के साथ। इसका हेल्प केवल इंडोनेशिया को थोड़ा ना मिलेगा
बल्कि भारत को भी स्टेट ऑफ मलक्का के पास बेटर स्ट्रेटेजिक एसेस वो भी इंडिया को मिलेगा। इसी के साथ भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। और अगर आप ग्रेट निकोबार और सवांग पोर्ट दोनों को एक साथ देखें तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि भारत फ्यूचर की मैरीटाइम कंपटीशन को ध्यान में रख के अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ये केवल एक पोर्ट डेवलपमेंट नहीं है, ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी का भी हिस्सा है, ये मैरीटाइम डिटरेंस का भी हिस्सा है और ये इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आप दोस्तों इसके बारे में क्या बोलते हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये चर्चा हुई थी कि यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी शिपिंग पर एक एडिशनल जो कंट्रोल है या टोल जैसी परिस्थिति ये उत्पन्न होगी। आपको याद है ईरान ने कहा था, ओमान ने भी कहा था। इसी प्रकार इंडो पैसिफिक में भी समय समय पे स्टेट ऑफ मलक्का को लेके अलग अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने नजर आते हैं। भारत का उद्देश्य यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, दुनिया के स्ट्रेटेजिक जो सी लेन्स है उसमें एक देश के दबाव का माध्यम नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व का अधिकार है उस पर, एक देश का नहीं है। कोई भी चोक पॉइंट वेपनाइज नहीं होना चाहिए और यही मोदी जी ने बोला ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी। जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और जो जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर से चलते रहना चाहिए। यही कारण है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा केवल डिप्लोमेटिक टूर नहीं थी। इन देशों को अगर जोड़ के देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर दिखाई देता है और इसमें पूरा एक, आप ये कहिए कि मिला जुला एक इफेक्ट होता है जिसमें एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्शन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी सब इन्वॉल्व होती है। यानी भारत अपने आने वाले वर्षों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, उनका जो एक सॉल्यूशन है वो आज तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहता हूं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ये केवल सी तक सीमित नहीं रहती। यदि आपकी जो नेबर कंट्रीज हैं वो अगर लगातार एक अस्थिर होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसका असर भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। और यही हमें दिखाई देता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इसको भी हम समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान का जो इंटरनल अस्थिरता है और बांग्लादेश में एक बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है और चाइना की जो अपनी रीजनल स्ट्रेटजी है और भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों ये बात समझने की वाली बात है, क्योंकि दोस्तों जियोपॉलिटिक्स केवल सी में नहीं खेली जाती, उसका असर सीमाओं पर भी देखा जाता है। और भारत के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि क्या हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वो स्टेबल है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री बताता है कि यदि आपके जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो अगर अस्थिर होंगे तो इसका असर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। जानते हैं हजारों साल पहले ये बात कही थी, अर्थशास्त्र में भी कही गई थी कि एक सुरक्षित और समृद्ध पड़ोसी आपकी सुरक्षा भी बढ़ाता है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी देश लगातार संकट में है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाउंड्री क्रॉस करती हैं। और भारत आज की डेट में ये स्थिति का सामना करता है, यही स्थिति का सामना हो रहा है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान केवल आप ये कहिए कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे जूझ रहा है। एक तरफ पीओजे में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन बुरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस इनके प्रॉब्लमेटिक हैं, तनावपूर्ण है। ईरान भी पहले जैसा भरोसा नहीं दिखा पा रहा है। आपको पता होगा ये जो पीस करा रहे थे दोनों के बीच में, ईरान और यूएस के बीच में, तो ईरान ने कहा हमको विश्वास नहीं है पाकिस्तान पे, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज ए प्रॉक्सी ऑफ यूएस, तो वैसा भरोसा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, गल्फ कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान का जो
एक विश्वास था पहले वाला, वो अब नहीं है। यूएई से लोग निकाले जा रहे हैं, ओमान से लोग निकाले जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में भिखारी निकाले जा रहे हैं। कोई भी गल्फ कंट्री ऐसा नहीं है आज की डेट में जो पाकिस्तानियों को वेलकम कर रहा हो। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, और ये केवल पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ी होकर ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम ना हो जाए। और चाइना ने जितने भी इनको डेब्ट दिए हैं, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है चाइना पे और अमेरिका पे, वो बढ़ती जा रही है। और अमेरिका क्या करता है, चाहे आप आईएमएफ ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, वो अमेरिका के हाथ में है। तो अमेरिका क्या करता है कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को यूज करता है। जब जरूरत होती है तो पार्टनरशिप कर लेता है, जब जरूरत खत्म होती है तो दूरी बना लेता है। और यही रीजन है जो कई विशेषज्ञ हैं, वो अमेरिका की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसको कहते हैं यूज एंड थ्रो पॉलिसी। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जो ये इनस्टेबिलिटी है, ये केवल उनकी समस्या है क्या, या इसका असर पूरे साउथ एशिया पे पड़ता है? क्योंकि जब कोई राज्य इंटरनल प्रेशर में होता है ना, तो कई बार वो क्या करता है कि बाहरी तनाव पैदा करके, जैसे इंडिया के साथ तनाव पैदा करके, अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको ध्यान हटाने की कोशिश करता है, जो कि पाकिस्तान आज की डेट में कर रहा है। और जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं उनके बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनके, कि इंडिया जेनोसाइड, मुस्लिम्स की जेनोसाइड कर रहा है, इंडिया अब पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है, किसी दिन भी अटैक हो सकता है, 24 घंटे में होगा, 48 घंटे में होगा। मतलब ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि लोगों का ध्यान बलूचिस्तान से हट जाए, पीओजेके से हट जाए, खैबर पख्तूनख्वा से हट जाए और इंडिया पे चला जाए। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंट और काउंटर टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें इंडिया के लिए, कि पाकिस्तान क्या कदम उठा रहा है। आज के दिन में बलूचिस्तान कहता है इंडिया से कि आओ हमारी हेल्प करो, पीओजेके बोलता है आओ इंडिया हमारी हेल्प करो। इंडिया को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। आप जानते हैं कि कुछ सालों से बांग्लादेश को साउथ एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमिक्स में गिना जाता रहा था। लेकिन हाल में क्या हुआ, रेडिकलाइजेशन, जितने भी आपके ये कट्टरपंथी संगठन हैं वो आ गए, कुछ जो टेररिस्ट हैं उनकी रिहाई हुई, जो इस्लाम वाली जो पार्टी है उसकी, और जितना भी इंटरनेशनल नेटवर्क था आतंकियों का, वो वहां से सपोर्ट आ रहा है बांग्लादेश को। और यही रीजन है कि इंडिया की और प्रॉब्लम बढ़ रही है, और इंडिया पूरे ये जो घटनाक्रम है उसको बहुत करीब से देख रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस ये केवल पॉलिटिकल नहीं है, इसकी ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जितने भी ईस्टर्न राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य सॉरी, वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में क्या क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर भारत में चिकन नेक भी बोला जाता है। अगर इस एरिया में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ होगा, उसकी कनेक्टिविटी की तरफ होगा, उसकी सिक्योरिटी की तरफ होगा। इसीलिए तो आज बॉर्डर फेंसिंग की जा रही है, बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, और जो सर्विलेंस है उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम इंडिया कर रहा है। लेकिन देखिए, भारत की प्रॉब्लम जो है बांग्लादेश के साथ केवल इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये भी है कि कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन यूज करके इंडिया के साथ कुछ गलत हरकत ना करे, या नॉर्थ ईस्ट में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ना खड़ा कर दे। क्योंकि आसिम मुनीर ने भी बोला था कि अगली जंग जो है वो ईस्ट से होगी। लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन आज का भारत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तैयार है। सिक्योरिटी एजेंसी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस नेटवर्क, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन भी काम भी कर रहा है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर साउथ एशिया में बार बार अस्थिरता दिखाई क्यों देती है? कई जो एनालिस्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, इसके पीछे एक बहुत कॉमन फैक्टर बताते हैं, और वो है चाइना। देखिए, चाइना कहां आ रहा है और हमारा कहां इंडोनेशिया है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए मैं साउथ ईस्ट एशिया को भी बीच में लाया हूं, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है।
डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। चाइना पिछले कुछ सालों से पूरे साउथ एशिया में अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहा है इन कंट्रीज में, लोन्स दे रहा है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहा है और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये जितने हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये कंटिन्यूसली चाइना पर निर्भर होते जाते हैं। तो इनकी क्या होती है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। अब इंडिया इसी कारण आज अपने जो नेबरिंग में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल काम है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश की जो पॉलिसी है इंडिया की वो बदलनी चाहिए। ये जो डिस्कशन है आज पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी दी है। नेपाल में संकट आया, भारत सबसे पहले पहुंचा। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, भारत ने सहायता भेजी। बांग्लादेश को एनर्जी सपोर्ट की जरूरत थी, भारत आगे आया। ये भारत की ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी का एक हिस्सा रहा है। लेकिन अब जो कई स्ट्रेटिस्ट हैं वो मानते हैं कि भारत को केवल सहायता देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पार्टनर कंट्रीज की पॉलिटिक्स जो चल रही है उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। ये कई देश हैं जो लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भारत को भी अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से ही करनी चाहिए। यानी फ्रेंडशिप के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच केवल गवर्नमेंट रिलेशन नहीं है, सिविलाइजेशन रिलेशंस भी हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जितनी भी कंट्रीज हैं इनके साथ भारत के हजारों पुराने संबंध हैं। सरकारें बदलती हैं लेकिन जो सिविलाइजेशन की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और वो चलती रहती है। और यही दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर भी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे दोस्तों, क्या भारत केवल एक रीजनल पावर है या उससे आगे निकल चुका है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पिछले 10 वर्षों की आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो तस्वीर काफ़ी बदली हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि इंडिया आज केवल साउथ एशिया तक सीमित नहीं है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन चुका है। चाहे क्लाइमेट जस्टिस की बात हो, ग्रीन एनर्जी की बात हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपिंग कंट्रीज की फंडिंग हो, हर मोर्चे पे भारत अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा जब भारत ने G20 प्रेसिडेंसी संभाली थी तो उस समय एक बहुत हिस्टोरिकल एक डिसीजन लिया गया था, अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलाई गई थी। ये दोस्तों केवल एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट नहीं था, ये ग्लोबल गवर्नेंस का जो चेंज हो रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। अब चाहे ब्रिक्स हो, G20 हो, SCO हो, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स हो, आज भारत हर प्लेटफॉर्म पे एजेंडा सेटर की भूमिका निभा रहा है। मेरी वर्ड याद रखिएगा, एजेंडा सेटर। पहले इंडिया इन बैठकों में केवल भाग लेता था, आज भारत एजेंडा तय करता है, उन देशों में शामिल होता है जहां पे एजेंडा तय किए जाते हैं। और यही रीजन है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को अपना जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया है। आज तक अब देखिए करीब 34 से 35 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। इसे भी एक बहुत हिस्टोरिकल उपलब्धि आप मान सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि पूरी भारत का जो एक एक्सेप्टेंस है पूरे वर्ल्ड में उसका एक इंडिकेशन है दोस्तों अगर पूरी चर्चा को हमको एक सेंटेंस में समझना हो तो यह है कि आज की दुनिया में कोई भी संकट अकेले नहीं आता। वेस्ट एशिया का अगर तनाव हो, ऑयल प्राइसेस हो तो वो क्या करता है, ऑयल प्राइसेस को प्रभावित करता है, शिपिंग रूट्स को प्रभावित करता है, सप्लाई चेन्स को प्रभावित करता है और उसका असर साउथ एशिया तक पहुंचता है। और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी क्या करती है, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करती है। यानी आज का जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड हो चुका है, यह बात आपको याद रखनी होगी। इसीलिए मोदी जी की जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा है
उसको केवल एक डिप्लोमेटिक टूर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एनर्जी सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी भी होती है, ये क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रेटजी भी है, ये मैरीन सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी भी है, ये सप्लाई चेन रेजिलियंस की स्ट्रेटजी भी है, ये डिफेंस कॉपरेशन की स्ट्रेटजी भी है, और सबसे आगे बढ़कर ये आने वाले 20 से 30 वर्षों के लिए भारत को एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग का हिस्सा दिखाती है, क्योंकि जिन कंट्री के साथ आपके आज रिलेशन शुरू हुए हैं वो अगले 20-30 साल तक चलेंगे। और मैं एक बात दोहराता हूं कि भारत अब केवल घटनाओं पे प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है। भारत भविष्य के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से ही एंटीसिपेट करके पहले से ही तैयारी करने वाला राष्ट्र बनता जा रहा है। और यही कारण है आज दुनिया भारत को एक केवल रीजनल पावर नहीं बल्कि एक उभरती हुई सिस्टम शेपिंग पावर के रूप में देखने लगी है। और आने वाले वर्षों में यदि यही रणनीति इसी गति से चलती रही तो भारत केवल विश्व राजनीति का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि विश्व राजनीति की दिशा तय करने वाले देशों में शामिल होगा। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो मोदी जी की 3 कंट्रीज की यात्रा थी उसके बारे में? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्या ये इंटरकनेक्टेड नहीं है? हर चीज इंटरकनेक्टेड नहीं है। पूरी दुनिया में किसी भी एंगल में कुछ भी होता है उसका असर आज पूरे वर्ल्ड में होता है। आप अपनी राय इसके बारे में दोस्तों जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।